अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान की और इस खित्ते के, इस एरिया के, इस रीजन के मुसलमानों के हवाले से। वो ये है कि पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये पाकिस्तान में बड़ी खबर पाकिस्तान आर्मी के प्लेटफॉर्म से ये खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि भारत अगले एक दो दिन में हमला कर सकता है, और अगर भारत हमला कर देता है तो पूरी कौम अब पूरी तरह से आजमाई जाएगी। हम हिंदू और मुशरिकों यानी काफिरों और जहन्नम के कुत्तों ख्वारिज से एक साथ जंग करेंगे। आप देख रहे हैं किस तरह का जज्बा फैलाया जा रहा है। यही चीज़ अगर इंडिया में कोई कहे कि हम मुसलमान कुत्तों और जहन्नम के उसको ऊपर करेंगे तो कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा। लेकिन हमारी कौम बहुत ज़्यादा तकसीम और गैर तरबियत याफ्ता है। ये जंग तीन फ्रंट पे लड़ी जाएगी। इस जंग में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सब्र हौसले से हमें इस पाक सरजमीन की हिफाजत करना होगी, सर धड़ की बाजी लगानी होगी। फलान है, ढुमकान है। और इसका इशारा जो दिया ना, वो इसने दिया क्योंकि ये वाला ब्लास्ट हम नॉर्मल ब्लास्ट नहीं ले रहे। आज का ब्लास्ट इस्लामाबाद में होना, इस मौके पे होना, इस टाइम पे होना, इसके बहुत सारे मैसेजेस हैं। नहीं, जहाँ तक रही उनके कल वाले उसकी और जो आप बात कह रहे हैं, बात बड़ी क्लियर है कि चाहे वो KPK में दहशतगर्द हैं या बलूचिस्तान में, उनकी फंडिंग इन्होंने 3 गुना बढ़ा दी है। और इस टाइम पे जो आज का बॉम्ब ब्लास्ट है, इसको हम बहुत सारी चीज़ों से लिंक कर रहे हैं, और आपको अगले आने वाले घंटों में या दिनों में हम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि क्योंकि ये वाला ब्लास्ट हम नॉर्मल ब्लास्ट नहीं ले रहे। आज का ब्लास्ट इस्लामाबाद में होना, इस मौके पे होना, इस टाइम पे होना, इसके बहुत सारे मैसेजेस हैं। और सिर्फ हमें ये कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जो इंडियंस करते हैं कि जी अभी ब्लास्ट होता नहीं, उससे एक घंटा पहले उनको पता होता है कि कहाँ पे ब्लास्ट है और क्या हुआ है। हम पूरी एविडेंस के साथ जाएंगे, हम पूरी डिटेल के साथ जाएंगे। एक चीज़ मैं बता दूं कि जो इसमें मुलव्वस है, चाहे यहाँ पे लोकल लोग होंगे, अगर दूसरे मुल्क से लोग हुए, हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। ये नहीं होगा कि हम चुप करके बैठ जाएंगे और एक स्टेटमेंट दे देंगे, यहाँ तक नहीं होगा। इसमें हम बहुत क्लियर हैं, और हमारा बिल्कुल क्लियर मैसेज है उन सब के लिए कि जो ये करेगा वो भुगतेगा। सर, आज के हवाले से क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स थे और क्या पैटर्न? ये शुरू से ही, जब से ये इस्लामाबाद में बम धमाका पाकिस्तान ने खुद करवाया ताकि दिल्ली में होने वाले धमाके का असर ख़त्म हो, फौरन अगले दिन ही दिल्ली में धमाका होता है, इसके अगले दिन ही इस्लामाबाद में हो जाता है। तो ये दुनिया को ये इम्प्रेशन ना कि देखो इंडिया ने बदला ले लिया। हालांकि एक्सपर्ट से एक्सपर्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज को कुछ दिन चाहिए होते हैं कुछ कांड करने के लिए, लेकिन ये इन्होंने अपने ही बंदों से करवाया और फिर फौरन इंडिया का नाम ले लिया ताकि ये कि दुनिया चुप रहे। अब मुसलसल ये एक कुत्ते का बच्चा जो है, मुसलसल जो आर्मी ने छोड़ा हुआ है, वो मुसलसल ये कह रहा है कि ये हम जंग के लिए तैयार हैं, दोनों साइड पे जो दुश्मन हैं उनसे लड़ेंगे, फलान है, ढुमकान है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखें, पाकिस्तान 1947 में अगर आप जाएं तो आज सबको पता है, इंडिया में भी और पाकिस्तान के भी जो सारे इग्नोरेंट बैठे हैं ना, उनको अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान किसने बनाया और क्यों बनाया। अंग्रेज़ ने बनाया, अंग्रेज़ से मतलब अमेरिका और यूके। उन्होंने ये एक हिंदुस्तान अलग करना ही नहीं था, और पाकिस्तान इनको एक बफर जोन चाहिए होता था जो आज तक अमेरिका और यूके के इस्तेमाल में है, वो इनके पर्पज़ सर्व कर रहा है पाकिस्तान। अब देखें किससे बनवाया, उन मुसलमानों से जो आज हिंदुस्तान में जो इलाके हैं उस इलाके के मुसलमानों से। वरना आज का जो पाकिस्तान है उसमें सिंध में कहीं पाकिस्तान मूवमेंट नहीं थी, पंजाब में कहीं नहीं थी, NWFP जो आज KPK है वहाँ नहीं थी, और बलूचिस्तान तो था ही आज़ाद मुल्क, वो तो पाकिस्तान या इंडिया का हिस्सा था ही नहीं।
अब केपी में गवर्नमेंट थी खान अब्दुल गफ्फार खान की, जो कि कांग्रेसी थे। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी दौलताना की, और दौलताना आपको पता ही है कि वो पाकिस्तान मूवमेंट में कहीं आपको कोई मूवमेंट नज़र नहीं आएगी। पंजाब में, सिंध में, केपी में, बलूचिस्तान में थोड़ी बहुत मूवमेंट थी तो बंगाल में थी, जो बांग्लादेश है या ईस्ट पाकिस्तान था, या फिर आज के इंडिया में जो इलाके हैं वहाँ पे यूपी, बिहार, सीपी, इन लोगों में सारी मूवमेंट थी। बनाया किसने? मुंबई में रहने वाले, बल्कि लंदन में रहने वाले जिन्ना ने, जो कि जिसने लॉर्ड माउंटबेटन को ये कहा, और जो कहा वो उसको लिख के दिया गया था अंग्रेज सरकार की तरफ से, कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौमें हैं, साथ नहीं रह सकती। 1942 में जिन्ना ने पब्लिक मूवमेंट शुरू की इंडिया में, तो उसमें साफ उसने कहा कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं, हमारा एक साथ रहना मुमकिन नहीं। लेकिन 1948 में पाकिस्तान की असेंबली में तकरीर करते हुए उसने कहा कि पाकिस्तानी एक कौम है, पाकिस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक कौम है, यानी पाकिस्तानी, तो साथ रह सकते हैं। बनाया किसने? करनाल के नवाब थे लियाकत अली खान, और जितने यहाँ के नवाब और लुटेरे थे उन लोगों ने पाकिस्तान बनाया। गुजरात के मुसलमानों ने, जो कि बिजनेसमैन थे, मेमन खास तौर पे, या बोरी फिरके के लोगों ने, या आगा खानी लोगों ने, उन लोगों ने पैसा दिया था जिन्ना को। हैदराबाद के निज़ाम ने पाकिस्तान बनने के बाद 3 महीने तक सैलरीज दी पाकिस्तान को। और अजीज दोस्तों देखें, बात यह है कि एक कंट्री बनाया पाकिस्तान। उस वक्त अनडिवाइडेड इंडिया का नक्शा ये आपके सामने है, लिंग्विस्टिक, कि कहाँ पे कौन सी ज़बान बोली जाती थी। 1 इंच का भी इलाका नहीं जहाँ पे उर्दू बोली जाती थी। उर्दू मुग़ल ने इंट्रोड्यूस कराई थी, हिंदी लैंग्वेज में फ़ारसी, तुर्की, अरबी के अल्फाज मिक्स करके लिखत उसकी अरबी उसमें कर दी, वो एक उर्दू बन गई। तो वो किसी इलाके की ज़बान नहीं थी, वो हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मुग़ल और सरकारी वो थे वहाँ पे बनी, और फिर अंग्रेज़ दौर में वहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों में बनी। तो बदकिस्मती देखें कि पाकिस्तान बनता है तो उसकी नेशनल लैंग्वेज उस लैंग्वेज को बनाई जाती है, वो किसी की मदर टंग नहीं। हम लोगों को भी कहा गया पाकिस्तान में कि आप उर्दू स्पीकिंग है। देखें, ये कराची का एक सिनेमा है 1950s का, इस पे फिल्मों के जो पोस्टर लगे हैं उसमें कहीं उर्दू नहीं लिखी हुई। सबसे बड़ा पोस्टर है वो गुजराती में है। मेरे फादर ने 1956 में कराची बोर्ड से गुजराती मीडियम में मैट्रिक किया था। मेरे मामूओं की दुकानों पे, जब तक मैं पाकिस्तान में रहा हूँ 80s तक, गुजराती अखबार आते थे, मिल्लत अखबार, डॉन अखबार। गुजराती हम लोगों की ज़बान थी, हम लोगों को ज़बरदस्ती उर्दू स्पीकिंग बना दिया। और हम लोगों की मेमनी ज़बान, मेमनों की मेमनी ज़बान का इतना मजाक उड़ाते थे कि हमारे जो मेरी जनरेशन के लोग थे उन्होंने फिर अपने बच्चों से उर्दू में बात करनी शुरू की कि नहीं तुम्हारा एक्सेंट ख़राब हो जाता है, उर्दू का लोग मजाक उड़ाते हैं। जैसे आज भी मुझे कई लोग कहते हैं भारत में कि आपकी बात सुनते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आप गुजराती हो, क्योंकि आपका एक्सेंट ऐसा है। तो एक एक्सेंट हर इलाके का होता है, इसका मतलब आप उसको इतना जलील करें कि वो अपनी ज़बान से दूर हो जाए। आज ज़्यादातर मेमन फैमिलीज में उर्दू ज़बान बोली जाती है, हम लोगों को ज़बरदस्ती उर्दू स्पीकिंग बनाया गया। पंजाब में भी पंजाबी ज़बान बैन थी, अलाउड नहीं थी बोलनी। सिंध में सिंधी को वो किया गया। तो अब आप देखें, ये सिनेमा की मैंने जो अभी पिक्चर आपको दिखाई है, इसमें ड्रेसिंग भी देख लें, इसमें जो पूरा आप चलन देख लें, वो आपको हिंदुस्तान का मिलेगा। आज कराची में ये सब ख़त्म हो गया है। अब अजीज़ दोस्तों, थोड़ा मैं इस पे भी बताऊं कि ख्वाजा आसिफ आजकल बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं कि नादिर शाह और अब्दाली और ये लुटेरे थे, डाकू थे,
और इनके नाम पे हमने अपने मिसाइलों के नाम रखे हैं, गोरी और गजनबी और हतफ, अब्दाली। तो हम ये डाकू थे, बात तो सही कह रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी अफगानियों को भड़का रहे हैं कि देखो इंडिया वाले तुम्हारे नादिर शाह दुर्रानी को डाकू कहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक हिस्टोरिकल फैक्ट दिखाने जा रहा हूँ कि एक किताब मैंने पढ़ी है जिसके मुताबिक नादिर शाह ने जब दिल्ली पे हमला किया था 1739 में, तो आज के करेंसी में 30 अरब डॉलर का सामान लूट के गया था। वो वापस ले जाने के लिए इसको, क्योंकि उस वक्त नादिर शाह ईरान अफगानिस्तान का बादशाह था, वापस उधर ले जाने के लिए 1000 हाथी, 10,000 ऊंट और 7,000 घोड़े इस्तेमाल किए थे। जब 1739 में नादिर शाह ने भारत पे हमला किया तो भारत दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था। 27% दुनिया के जीडीपी का भारत देता था, पूरी दुनिया के जीडीपी का 27% भारत का था। आज अमेरिका पूरी दुनिया के 20-25% जीडीपी कमाता है, उस वक्त भारत अकेला 27%। इंडिया सोने की चिड़िया थी। दुनिया का कौन सा ऐसा इन्वेडर है जिसने इंडिया पे हमला नहीं किया? मुसलमान तो करते ही रहे, मुसलमानों में भी अरब आते रहे, सेंट्रल एशिया से आते रहे, अफगानी आते रहे, और फिर ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, पोर्टुगीज आए, डच आए, किसने छोड़ा? इंडिया में जब सरकार, मुगल सरकार कमज़ोर हो गई तो नादिर शाह 1736 में अफ़गानिस्तान ईरान का बादशाह बना। तो दिल्ली में मोहम्मद शाह रंगीला का सरकार थी। मोहम्मद शाह रंगीला मुग़लों का वो बिगड़ा हुआ शहज़ादा था जिसका नाम ही रंगीला था। वो नंगा होके दरबार में आ जाता था और सबको ऑर्डर करता था सब नंगे हो जाओ, और 24 घंटे टुन रहता था। तो नादिर शाह ने 1737 में इसके दरबार में एक एलची भेजा, एक अपना डेलीगेशन भेजा, और उसमें कहा कि कुछ अफ़गान सरदार भारत में पनाह लेने आ जाते हैं, उनको रोको। ये जो आज भारत में हम बड़े बड़े खान देखते हैं ना, जैसे पटौदी की सरकार थी, या ये सब अफ़गानिस्तान से भाग के आते थे, क्योंकि हिंदुस्तान लावारिस हो चुका था, मुग़ल की सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी। तो ये आते थे अपने 500 साथियों के साथ, 1000 साथियों के साथ, और फिर वहाँ के जो बादशाह होते थे हिंदुस्तान के, वो कहते थे अच्छा चलो हम तुम्हें फ़लाँ जगह ज़मीन देते हैं, तुम अपनी फ़ौज हमारे उसमें शामिल कर दो। इस तरह मतलब पटौदियों का ये इसी तरह हुआ था, ऐसे कई हैं। तो नादिर शाह ने जब अपना सफ़ीर, अपना एम्बेसडर भेजा ना, तो कई महीने तक मोहम्मद शाह को फुर्सत ही नहीं थी अपनी अय्याशियों से कि उससे मिलता। फिर जब मिला तो उसको खूब उसने जलील किया। तो नादिर शाह उधर अफ़गानिस्तान में बगावतें चल रही थी, उनको ख़त्म करने के लिए कंधार फतह कर चुका था। जब उसको अपने सफ़ीर का पता चला कि ये इसके साथ सलूक किया है, तो वो 24 फरवरी 1739 में दिल्ली पे आके हमला आवर हुआ। नादिर शाह के मुकाबले पे मुग़ल फ़ौज गई जो कि डबल थी नादिर शाह से, लेकिन वो सिर्फ 3 घंटे में नादिर शाह की फ़ौज ने 30,000 मुग़ल फ़ौजी मार दिए और मुग़ल ने अपनी ही ज़मीन पे हथियार फेंक दिए। लॉक हार्ट अपनी किताब में लिखता है कि करीब था कि नादिर शाह करनाल से ही एक भारी तावान लेके चला जाता। जंग में हारने के बाद तावान दिया जाता है कि आपने हमारे साथ जंग क्यों की, इसलिए अब आप इतना पैसा दें। तो वो थोड़ी सी रकम की डील हुई, वो जाने लगा। तो 20 मार्च 1739 को उसको इसके सफ़ीरों ने कहा कि दिल्ली तो दौलत के अंबार लगे हैं, आप दिल्ली को फतह किए बगैर कैसे जाएंगे। तो वो 20 मार्च 1739 में दिल्ली में दाखिल हुआ, और हाथियों के साथ जब वो अंदर पहुंचा तो लाल किले के ऊपर उसने दिल्ली में ईद मनाई, और फिर पहला मस्जिदों में खुतबा जो पढ़ा गया वो नादिर शाह का पढ़ा गया। इसी दौरान
दिल्ली में अफवाह फैल गई कि नादिर शाह को कत्ल कर दिया। तो उससे वापस मुगलों की फौज और जो मुसलमान थे उन्होंने नादिर शाह की फौज के साथ जंगें शुरू की और कुछ फौज के लोगों को मार दिया। तो नादिर शाह चेक करने के लिए जब अपने लोगों के साथ निकला तो किसी ने इसके ऊपर गोली चलाई, जो कि इसको नहीं लगी, लेकिन इतना गुस्से में आया कि इसने दिल्ली की जामा मस्जिद की छत पे खड़े होकर कहा कि जहां भी कोई एक नादिर शाही फौजी जिस इलाके में मारा गया है उस इलाके का एक भी आदमी जिंदा नहीं चाहिए मुझे। इसके बाद नादिर शाह की फौजियों ने पूरे दिल्ली का कत्लेआम शुरू किया। सही तादाद तो मालूम नहीं, लेकिन उस किताब के मुताबिक लाखों में लोग दिल्ली में मारे गए। हिस्ट्री ऑफ नादिर शाह जेम फ्रीजर की किताब में है कि जो कि 1742 में छापी गई थी लंदन से, कि नादिर शाह ने जो लूटमार की ना इंडिया में, वो ईरान अफगानिस्तान वापस ले जाने के लिए उसको 1000 हाथी, 10,000 ऊंट और 7,000 घोड़ों पे सामान लेके गया और उसने वापस जाके ईरान और अफगानिस्तान के सारे लोगों को 3 साल का टैक्स माफ़ कर दिया। वो जो लूट का सामान था उसमें हीरे जवाहरात 25 करोड़ इंडियन रुपया, तख्ते ताउस था 9 करोड़ इंडियन रुपया, सोने चांदी के सिक्के 25 करोड़ इंडियन रुपया, सोने चांदी के बर्तन 5 करोड़ इंडियन रुपए, रेशमी व कीमती मलबूसात 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए की दूसरी चीज़ें, हथियार 1 करोड़ रुपया, कुल मिला के 70 करोड़ इंडियन रुपए बनते हैं, जो कि आज के हिसाब से 30 अरब डॉलर बनता है। अजीज दोस्तों, ये था मुसलमानों का हाल। तो ये इस खित्ते की नफ्सियात हैं सैकड़ों साल पहले से, और साथ साथ ये कि आपको फिर गोरे के टाइम के अंदर ना एक प्रेवलेंस दिखाई देगी इन श्राइन्स की, क्योंकि जिन्ना साहब भी जाकर विज़िट करके आए थे इन पीरों को, बिकॉज दे यूज टू होल्ड सर्टन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इनका सियासी इन्फ्लुएंस कैसे बना, अब ये सुने। गोरा जो है इनको इंसेंटिवाइज करता था, यानी कि लोकल आवाम को दबाने के लिए ना इनकी खिदमात हासिल किया करता था कि तुम अपने मुरीदों को लगाओ चूना, उनको बेवकूफ़ बनाओ, हमसे लो ज़मीनें, और इन्हें ये कहो कि इनकलाब लाना हराम होता है। 1857 की जंग आज़ादी में जब रिबेलियन हुआ इस खित्ते के अंदर, तो इनमें से बहुत से पीर हजरात थे जिन्होंने ये फतवे सादर फरमाए और अलायंस बनाकर ये कहा कि गोरे के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत करना हराम है। ऑन रिकॉर्ड है, चीज़ें जाके पढ़ सकते हैं। और हमेशा से कॉलोनियल मास्टर्स के दरमियान और लोगों के दरमियान इन्होंने एक पुल का किरदार अदा किया है, ताकि उनका तसल्लुत कायम रहे, हमारी रोटी भी चलती रहे और अवाम भी महकूम और जाहिल रहे। ये आपने देखा, इसने कहा कि 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमान अंग्रेज़ का एजेंट बने हुए थे। मुसलमान अंग्रेज़ों के साथ लड़ नहीं रहे थे। हालांकि 1857 की जंग आज़ादी का लीडर बनाया था हिंदुस्तान के लोगों ने मुग़ल आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र को, लेकिन मुसलमान गद्दार थे, शुरू से ही अंग्रेज़ों के एजेंट थे। और अजीज़ दोस्तों, फिर पाकिस्तान मूवमेंट जो बनाई गई, उसकी लीडरशिप इस्लाम के नाम पे किसको दी गई? आवाज सर आ रही है ठीक इसमें? जी अच्छा सर, ये मुस्लिम लीग के जो पहले सदर थे सर आगा खान स्वयं जी, और पाकिस्तान का जिन्होंने, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ख्वाब देखा, अल्लामा इकबाल, और जो पहले वजीर आजम थे लियाकत अली खान, और जो पहले गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना, चारों शराब पीते थे। चारों ने मुसलमान बीवियां होते हुए गैर मुस्लिमों से इश्क लड़ाया। यानी सर आगा खान युआन लेब्रोस, अल्लामा इकबाल एमा वेगनास्ट, लियाकत अली खान शीला आयरीन पंत और जिना रतनबाई, चारों ने कभी हज नहीं किया, चारों ने कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी कभार पढ़ ली होगी किसी मौके पे, खास मौके पे। और ये लोग जो अपनी जाती जिंदगी में
पक्के अंग्रेज थे, ये इस्लामिक स्टेट क्यों बनाना चाहेंगे? ये वसीम अल्ताफ हैं जो कि इस्लामाबाद में रहते हैं, एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। बस ये मेरी प्रार्थना है कि वो महफूज रहें कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों को ज़्यादा अरसा बर्दाश्त नहीं किया जाता। आपने देखा कि ये मुसलमानों की मूवमेंट उन लोगों को दी गई, यानी जिन्ना और इकबाल और ये आगा खान वगैरह, जिनका इस्लाम से भी दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था। अब आते हैं कि आज़ादी के वक्त आपने देखा कि कत्लेआम शुरू हुआ, दोनों साइड से लोग मारे जाने लगे और माइग्रेंट हुई मिलियंस ऑफ लोगों की। ह्यूमन हिस्ट्री में इतनी बड़ी माइग्रेशन कभी नहीं हुई थी। इसके बाद 47 में पाकिस्तान बनता है। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान जब बनता है ना, तो उसमें ब्रिटिश इंडिया के टोटल पॉपुलेशन की 21% पॉपुलेशन पाकिस्तान के हिस्से में आई और 30% आर्मी आई। यानी ब्रिटिश इंडिया के 21% लोग पाकिस्तानी नेशनल बने, लेकिन आर्मी जो ब्रिटिश इंडिया की थी उसमें 30% पाकिस्तान के हिस्से में आई, 40% नेवी। अजीज दोस्तों, इनके पास तो पैसे नहीं थे। लियाकत अली खान जो कि पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, उसको अपने पहले बजट में 75% बजट है ना, वो आर्मी की सैलरीज पे लगाया गया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान बनाया ही आर्मी के लिए था, क्योंकि ब्रिटिश को ये एक बफर जोन चाहिए था और उस बफर जोन को कंट्रोल करने के लिए एक गुलाम आर्मी चाहिए थी, जो आज तक इनकी गुलामी में है। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान बनता है, भाई भाई दोनों, इंडिया पाकिस्तान भाई भाई, हालांकि कत्लेआम हुआ था। लेकिन मज़े की बात देखें कि खुला ढुल्ला बॉर्डर था, कोई आने जाने पे रुकावट नहीं थी। और 1948 में अमेरिका का जो पाकिस्तान में एम्बेसडर था पाउल एलिंग, उसमें जिन्ना ने उससे कहा था कि मैं इंडिया पाकिस्तान को जैसे कनाडा अमेरिका का मॉडल है ऐसे बनाना चाहता हूं कि कोई बॉर्डर ना हो बीच में, दोनों का एक शेयर्ड डिफेंस हो, फ्री ट्रेड हो और लोग आना जाना फ्रीली कर सकें। और जिन्ना की ख्वाहिश थी कि वो बाद में मुंबई में अपने घर में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि इसको पता था कि ये मुल्क हमने अंग्रेज़ों के कहने पे क्यों बनाया था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 1948 में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने ये कहा कि मैं भारत की तरफ से गारंटी देता हूं कि हमें पाकिस्तान के एक सेपरेट कंट्री होने पे कोई एतराज़ नहीं और हम उसको कभी भी टच नहीं करेंगे। अगर आज मुझे ये ऑफ़र की जाती है कि वापस इंडिया पाकिस्तान एक कंट्री हो जाएं, तो मैं कभी इस बात को कबूल नहीं करूँगा। मैं पाकिस्तानियों के प्रॉब्लम को अपना बर्डन नहीं बना सकता। आज़ादी के बाद खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि कांग्रेस के लीडर थे उस वक्त के प्रोविंस NWFP आज के KP के, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के ज़्यादातर रूलर हैं वो तो यहाँ के हैं ही नहीं, वो तो इंडिया से आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पहली असेंबली में मेजॉरिटी तो इंडिया से आए हुए लोग थे और पाकिस्तान इन लोगों के कंट्रोल में है और ये किसी और के कंट्रोल में है। सिंध के लीडर GM सैयद, जिन्होंने पहले सबसे पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पेश किया था सिंध असेंबली में, उन्होंने भी बाद में रियलाइज़ कर लिया और उन्होंने कहा कि ये तो सिंध को कॉलोनाइज कर रहे हैं और छोटे प्रोविंसेस को कॉलोनाइज कर रहे हैं और सिंध में तो ज़्यादातर मुहाजिर आ गए हैं। अजीज़ दोस्तों, यकीन माने उस वक्त ये था कि पाकिस्तानी लोगों का पासपोर्ट नहीं होता था, इंडियन पासपोर्ट होता था और वो पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इंडिया ट्रैवल करने के लिए यूज़ होता था। और 1965 तक तो कोई पाकिस्तान का इंटरनेशनल पासपोर्ट नहीं था। 18 साल तक पाकिस्तानी इंडियन पासपोर्ट यूज़ करते थे। फिल्में एक दूसरे के मुल्क में रिलीज़ होती थी तो पाकिस्तान की तो ऐसी कोई फिल्म होती नहीं थी, भारत की फिल्में यहाँ पर रिलीज़ होती थी। मुझे याद है मेरी अम्मी कहा करती थी हमें अक्सर
कि मुग़ल आज़म फिल्म लगी थी तो हम लोगों ने नाना से ज़िद करके सब बहनें देखने गई थीं, और मतलब आप यकीन माने इंडिया की ही फिल्में यहाँ पे चलती थीं, पाकिस्तान की फिल्में तो इतनी चलती ही नहीं थीं। और ये है कि एक अजीब सी सिस्टम था। अजीज़ दोस्तों, मोहम्मद इस्माइल पाकिस्तान के तरफ से पहले हाई कमिश्नर जो भारत में नॉमिनेट किए गए थे वो मोहम्मद इस्माइल थे। वो इंडियन नेशनल थे, वो पाकिस्तान गए ही नहीं थे, और वो अपनी इंडिया में प्रॉपर्टीज पे रहते थे। वो तो बाद में लखनऊ का एक अखबार है तनवीर, उसने ये लिखा कि एक इंडियन नेशनल कैसे पाकिस्तान का इंडिया में हाई कमिश्नर हो सकता है, तो वो फिर नॉमिनेशन कैंसिल हुई। ये जितनी सारी चीज़ें आपको मैंने बताई, ये वसीम अल्ताफ़ साहब जिनकी अभी आपने वीडियो देखी थी, उन्होंने ये लिखी हैं। अजीज़ दोस्तों, एक आर्टिफिशियल कंट्री पाकिस्तान थोपा गया पूरे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के आज की तारीख के 2 अरब लोग, तकरीबन 2.25 अरब लोगों को ऊपर ये पाकिस्तान थोपा गया है, और उसकी खराबियां और बुराइयां जड़ें पकड़ गई हैं। पूरे अफ़गानिस्तान से लेकर बर्मा तक के हालात अगर आप देखें तो तबाही बर्बादी ब्रिटिश पॉलिसीज़ का हिस्सा है, अमेरिकन पॉलिसीज़ का हिस्सा है, और उसमें सबसे बड़ा किरदार पाकिस्तान की बदबूदार जालिम कमीनी फ़ौज का हिस्सा है, पंजाबी फ़ौज का हिस्सा है। और ये गंद फैलाते रहेंगे जब तक पाकिस्तान कायम है, ये गंद फैलती रहेगी। और मैं मतलब बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन इस इलाके पे आगे मुझे तबाही ही तबाही नज़र आती है, क्योंकि एक ऐसी बदबूदार फ़ौज को पिछले 78 सालों में इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है कि 25 करोड़ लोगों के रिसोर्सेज के ऊपर ये अपने गंदे खेल खेलते हैं। भारत को चाहिए और दुनिया को चाहिए कि अब इस फ़ौज का और इस कंट्री का ख़ात्मा किया जाए, और एक 4 स्टेट पॉलिसी बननी चाहिए, सिंध, पंजाब, पश्तूनिस्तान और बलूचिस्तान। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।